एग्जाम के दौरान अगर एक इन्विजिलेटर आकर के हमें पेपर में साइन कराए और वो हमारा 1 मिनट ले ले तो हमें कितना गुस्सा आ रहा होता है, हम घूर के उसकी तरफ देख रहे होते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आज एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे बात होने वाली है। स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आइदर कोई भी एग्जाम हो। मुद्दा क्या है कि सर एग्जाम के दौरान हमसे बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स हो जाती है। जनाब ये सिली मिस्टेक्स नहीं है, ये सीरियस मिस्टेक है और आप इनको लेकर के ना कैजुअल बिहेवियर तो बिल्कुल भी शो मत करो, क्योंकि मैं ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन एग्जाम में इस तरह की मिस्टेक्स करने की वजह से अबाउट 20 to 30% मार्क्स लूज किए और जितनी अच्छी वो रैंक डिजर्व करते थे ना, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो इन पे वर्क करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है यार। इस बात को समझो, आप इसे कैजुअल नहीं ले सकते। और अगर आप इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, क्योंकि जनरली स्टूडेंट से जब इंटरेक्शन होता है, मैंने कहा क्यों भाई तुम्हारे मार्क्स क्यों कम आए? अरे सर वो सिली मिस्टेक्स ज्यादा हो गई। मतलब एक बात बताओ, कल जब आपका फाइनल एग्जाम हो जाएगा और जिस दिन रिजल्ट आएगा, क्या कोई आपका ये एडवाइस सुनना चाहेगा? जब आप ये बोलेंगे कि यार सिली मिस्टेक्स की वजह से मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, पता है लोग क्या करेंगे? एक्सक्यूज दे रहा होगा। कोई भी आपकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करेगा, ये मैं बता दूं आपको। तो आप जैसे मेरे सामने आकर के बोल देते ना, अरे सर वो सिली मिस्टेक्स हो गई, आज तो ठीक है मैं एक टीचर हूं, मैं समझ पा रहा हूं, मैंने भी इस जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करी है, मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने, लेकिन इनको सुधार करना जरूरी है यार। इनको हम ऐसे ही नहीं ले सकते, इट्स ओके ठीक है बाद में देख लेंगे, नहीं होगा एक दिन में कंट्रोल। इट्स योर हैबिट, उस हैबिट को सुधार करने में टाइम लगता है। तो आज उसी के बारे में चर्चा करूंगा, और ये जो चर्चा करने वाला हूं ना, ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बता रहा हूं जो कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने ही बताए। जब मैंने उनको एडवाइस किया कि तुम इन टॉपिक्स को फॉलो करो, इन एडवाइजेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, तो उससे जो उन्हें बेनिफिट्स मिले वो मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूं। तो सुनो भाई ध्यान से, अगर तुम्हें भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो सारे पॉइंट्स मैंने देखो पहले से लिख करके रखे हुए हैं। मैंने कहा एक भी पॉइंट स्किप नहीं होना चाहिए भाई, इसलिए मैंने कहा कि पहले से स्क्रीन पे सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं और वन बाय वन हर पॉइंट पे यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा पहला पॉइंट देख रहे हो, कंट्रोल योर इमोशंस। ये क्या है भाई? इमोशंस कहां से आ गए? यही तो है सबसे बड़ी जड़ सिली मिस्टेक्स की। जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो पता है सिली मिस्टेक्स टफ क्वेश्चंस में थोड़ी ना होती है भाई। टफ क्वेश्चन तो देख के समझ में आता है, हमसे होगा ही नहीं, छोड़ देते हैं। सिली मिस्टेक्स किन क्वेश्चंस में होती हैं? जो उस पेपर के सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, जो हर हालत में हमसे सही होना चाहिए था, उन क्वेश्चंस में होता है। और वो होता क्यों है पता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट। क्वेश्चन पढ़ा, एकदम से लगा कि अरे यार ऐसा क्वेश्चन तो मैंने पहले कभी सॉल्व किया हुआ है, या तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे क्लास नोट्स का है, या ये क्वेश्चन मेरे स्टडी मटेरियल से आ गया है। तो एकदम से हम ओवर एक्साइटेड हो गए, और ओवर एक्साइटमेंट में क्या हुआ? कैलकुलेशन एरर कर दिया। तो भैया पहली बात तो ये समझ लो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। ये जो एकदम से ओवर एक्साइटमेंट, एकदम से क्वेश्चन ना बनना, एकदम से डिप्रेस हो जाना, ये सारी चीजों की वजह से ही तो सिली मिस्टेक्स हो रही है ना यार। यही तो सबसे मेन जड़ है तुम्हारी मिस्टेक्स की। दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक्साइटमेंट बहुत हाई चला जाता है, तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचे इतने एक्साइटेड है कि 2 की पावर 3 को 6 लिख दिया। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? 3 क्वेश्चन नहीं बने, डिप्रेस हो गए, इतने ज्यादा डिप्रेस हो गए कि जब चौथा क्वेश्चन किया तो हो सकता है चौथा क्वेश्चन उस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन था, लेकिन पहले 3 क्वेश्चन का इतना ज्यादा तगड़ा इन्फ्लुएंस था कि चौथे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस ही नहीं आया यार। और जब कॉन्फिडेंस नहीं आया तो कैलकुलेशन करने में हाथ कांप रहा था, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रहा था, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे, चौथा भी गलत हो गया। तो मुद्दा यह है कि इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी। ना तो हमें सुपर एक्साइटेड होना है, ना हमें डिप्रेस होना है, एक नॉर्मल टोन में चलना है। टोन मतलब कि भैया
क्वेश्चन बन जाए अच्छी बात है, अगला सवाल सॉल्व करो, बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं बने तो भी ये सोचो कोई दिक्कत नहीं है, आगे और भी बहुत सारे सवाल है। तो फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखिए, और ये कंट्रोल पता है कैसे होंगे, जब आप घर पर भी रेगुलर इसी तरह की प्रैक्टिस करेंगे। तो समझे पहली बात। दूसरा आते हैं, रीड द कंप्लीट क्वेश्चन, बहुत जरूरी है यार, ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। पता है क्या हो रहा है हमारे साथ, हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते और कोशिश करते हैं उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के अपनी पुरानी किसी नॉलेज से या पुराना हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है उससे लिंक करने की। हमारे बैक ऑफ द माइंड कोई ना कोई वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन जो इससे पहले हमने कभी सॉल्व किया होता है, उसकी एक इमेज चल रही होती है, और आधा क्वेश्चन पढ़ के हम सोचते हैं ऑब्वियसली यार इस क्वेश्चन में वही तो पूछा गया होगा जो मैंने पहले सॉल्व किया है। यही सबसे बड़ा ब्लंडर है यार। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हो, कई बार तुम्हारी किस्मत अच्छी होती है तो आप इस तरीके से जब चीजों को लिंक करते हैं तो मे बी आप सही होते हैं। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ इनकम्प्लीट क्वेश्चन को पढ़ के आगे बढ़ेंगे ना तो पता है किस तरह की मिस्टेक्स होती हैं। क्वेश्चन आधा पढ़ा, मोशन वगैरह कुछ लिखा हुआ था, तो एकदम से सोचा अरे वाह वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी निकाल करके बैठ गए, पता चला कि अरे शिट यहां तो एक्सेलरेशन पूछा गया था। ये क्यों हुआ? क्यों हुआ ये? क्योंकि क्वेश्चन केयरफुली पढ़ा ही नहीं। वहीं पर क्वेश्चन को देखा, उसमें लिखा हुआ था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पढ़ लिया कि हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, लेकिन जब ऑप्शंस को पढ़ रहे थे तो जो करेक्ट ऑप्शन थे उसको टिक कर दिया और करेक्ट ऑप्शन फाइनली टिक करके आ गए। तो इनको कंट्रोल कैसे करना है पता है? जब भी कहीं क्वेश्चन में लिखा हो ना फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट को भाई तुम ना अपने पास, जो तुम्हारे पास पेपर है, ऑनलाइन का जमाना है आजकल, तो स्क्रीन पे तो लिख नहीं सकते, जो तुम्हारे पास पेपर है ना जिसमें तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डाल के ना बड़ा सा इनकरेक्ट जरूर लिख लो और डिब्बे में बंद कर दो। ऐसा करने से पता है क्या होगा, लिखने से ना वो स्टेटमेंट का प्रिंट तुम्हारे ब्रेन में बनेगा, और फिर उस क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़ोगे ना, तो जब तुम उस क्वेश्चन को छोड़ करके अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे होगे ना, तो ये लिखा हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, और ये तुम्हारी मदद करेगा कि बेटा तुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो अगर गलती से तुमने करेक्ट भी टिक कर दिया होगा और अगले स्टेटमेंट की तरफ जब बढ़ोगे या अगले क्वेश्चन की तरफ जब तुम मूव करोगे ना, तो ये जो लिखा हुआ है ना ये तुम्हें रिकॉल कराएगा, जरा चेक कर कहीं तूने करेक्ट स्टेटमेंट तो नहीं टिक कर दिया। तो जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, तो उस क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है ना उसको अंडरलाइन करो यार, उस इंफॉर्मेशन को लिखो, ये जरूरी है। लिखने से गलतियां होने की संभावना कम होती है। और क्वेश्चन को प्लीज पूरा केयरफुली रीड करो। जब तक आप क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड नहीं करेंगे ना, कई बार हमसे बहुत ही बेसिक गलतियां हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा था उसका मैंने ग्राफ बना दिया। एक पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा था उसका मैंने एक ग्राफ बना दिया। ठीक, ये दिया हुआ है सपोज क्वेश्चन में, और आपसे पहला पार्ट यही पूछा गया कि बताइए दिस इज अ 1D मोशन और 2D मोशन। तो बताइए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 2D मोशन टिक कर देंगे। उन्हें लगेगा कि ये ग्राफ नहीं है, ये पाथ है। उन्हें लगेगा कि एक पार्टिकल इस पाथ पे मूव कर रहा है। वो इस बात को लिंक ही नहीं कर पा रहे हैं कि भैया ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो टाइम के साथ कैसे वेरी हो रहा है ना, उसे प्लॉट किया गया है। ये एक 1 डायमेंशनल मोशन है। अब ये इस तरह की गलतियां कब होती हैं? जब हम चीजों को लिंक कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है, तो इन चीजों को समझें यार। ऐसी कई सारी गलतियां हैं जिसमें से मैंने एक एग्जांपल ही आपके सामने लिया है। तो क्वेश्चन को कंप्लीटली रीड करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर डेटा जो आपको दिया हुआ है प्लीज नोट डाउन करें, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट 3 आवर्स कॉन्टिन्यूअस स्टडी। ओ हो बहुत ही इंपॉर्टेंट तो सारे ही पॉइंट है। आपको लग रहा होगा हर पॉइंट पे सर यही बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे तक भैया बहुत सिंसियरली पेपर अटेम्प्ट करना होता है, और घर पर जब तुम बैठ करके स्टडी करते हो तो तुम हर 30 या 40 मिनट बाद रिलैक्स करने लग जाते हो। हर 30 से 40 मिनट बाद तुम्हें भैया मोबाइल फोन देखना होता है, तुम्हें अपने नोटिफिकेशन चेक करने होते हैं। हर 40 मिनट के बाद तुम रिलैक्स करना शुरू कर देते हो। लेकिन ये वक्त तुम्हें एग्जाम के दौरान तो मिल नहीं पाता। एग्जाम के दौरान तो हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए।
एग्जाम के दौरान अगर एक इन्विजिलेटर आकर के हमें पेपर में साइन कराए और वो हमारा 1 मिनट ले ले तो हमें कितना गुस्सा आ रहा होता है। हम घूर के उसकी तरफ देख रहे होते हैं। सोचो उस समय तुम्हारे लिए 60 सेकंड्स कितने इंपॉर्टेंट है, लेकिन घर बैठ करके क्या हो रहा है, मोबाइल लिया यूज कर रहे हैं। अगर आप 60 सेकंड्स की बात कर रहे हैं, हम तो यहां पे पूरा एक एक घंटा ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। हम 3 घंटे घर पे कभी बैठ करके स्टडी करते हैं क्या? क्या हम वन टाइम लॉन्ग प्लानिंग करते हैं क्या? नहीं करते ना। तो ये आपका जो ब्रेन है ना, इट इज वन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मशीन यार। उस मशीन को जब तक ये आदत नहीं पड़ेगी ना कि 3 घंटे बैठ करके आपको कंटिन्यूअस स्टडी करनी है, तब तक आप एग्जाम में एक्सपेक्ट ही मत करें कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्या होगा पता है एग्जाम में? आप जब परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, जैसे ही वक्त आगे बढ़ने लगेगा, आपके ब्रेन की एक्टिवनेस कम होने लग जाएगी, अलर्टनेस कम होने लग जाएगी, गलतियां होने की संभावना बढ़ने लग जाएंगी। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि घर पे बैठ करके जब भी पढ़ें तो अपने नंबर ऑफ सिटिंग आवर्स इंक्रीज करें। क्लियर? नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। ये कहीं मार्केट में मिलता नहीं है बेटा, ये तो हमें भी पता है। ये तो हमेशा हम क्लासेस के दौरान, आपके लगभग सारे एजुकेटर्स क्लासेस के दौरान हमेशा बोलते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो। अरे बोलने से आ जाएगा क्या? कैसे आएगा ये आएगा अपने काम को ईमानदारी से करने से। जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं जो इक्वेशंस लिख रहा हूं, वो मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूं। ये अगर आपको डेवलप करना है तो ये डेवलप एग्जामिनेशन हॉल में आकर के नहीं आएगा, ये डेवलप होगा आपके घर पे बैठ करके। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, हर चीज को बिल्कुल बेसिक से पढ़िए, अपने फंडामेंटल्स पे वर्क करिए और अपने अंदर धीरे धीरे आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे, कॉन्फिडेंस डेवलप होने लग जाएगा। यहां पर आकर के आप YouTube पर कोई मोटिवेशनल वीडियोस देख करके कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर सकते हैं। फ्रैंकली बता रहा हूं आपको, ये डेवलप होता है अपने काम को ईमानदारी से करने से। आप नेक्स्ट 15 डेज तक बहुत अच्छे से सिंसियरली पढ़िए, अपने होमवर्क को पूरा कंप्लीट करिए, हर एक क्वेश्चन का लास्ट डिजिट तक आंसर निकालिए। आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होने लग जाएगा। जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं उस समय कुछ कैलकुलेशन, जो बेसिक कैलकुलेशन है, उसे आप ब्रेन के अंदर ही करिए, इससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो आप देखेंगे कि ग्रेजुअली जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना यार, वो अपने आप इंक्रीज होने लग जाएगा। और पता है अगर ये आपके अंदर आ गया ना, तो सिली मिस्टेक्स तो आधी वैसी गायब हो जाएंगी। क्योंकि क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, उनके सॉल्यूशन लिख रहे होते हैं, तो हमें अपने आप पर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं सही कर रहा हूं। और इस चक्कर में पता है क्या होता है, कई बार हम सही कर भी रहे होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम मिड स्टेज में थोड़ा सा डेविएट हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा है मैंने स्टूडेंट्स ने कि वो इवन सही आंसर निकाल लेते हैं, फिर भी गलत आंसर टिक करके आते हैं। पता है क्यों होता है? क्योंकि उनको लगता है कि भाई वो पहली बार में सही आंसर कैसे निकाल दिए। जेईई एडवांस का मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूं और मैंने पहली बार में सही आंसर निकाल दिया, इसका मतलब मैंने जो आंसर निकाला है वो तो सही नहीं है, इसके अलावा बचा हुआ सब सही है। ये है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। अरे भैया ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। हम जो कर रहे हैं ना वो सही है, उसके अलावा हमें नहीं पता कि क्या गलत है क्या सही है। समझ में आई मेरी बात? और कैसे डेवलप होगा? प्रैक्टिस यार, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप डेवलप होने लग जाएगा। डू योर वर्क विद फुल ऑनेस्टी। लास्ट वन, कंट्रोल योर स्पीड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम के लास्ट 30 मिनट्स बचे होते हैं ना, एकदम से हमारी स्पीड बढ़ने लग जाएगी। और जब एग्जाम स्टार्ट होता है, इनिशियली 30 मिनट्स होते हैं, आराम से चिल होकर के कर रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है गार्डन में बैठ करके चाय पी रहे हैं। पहले 30 मिनट में हमारा मेंटल लेवल कुछ और ही होता है और लास्ट 30 मिनट में हमारा मेंटल लेवल कुछ और ही होता है। लास्ट 30 मिनट में हम सारे पेपर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं और पहले 30 मिनट हम किसी चीज की फिक्र नहीं कर रहे होते। भैया ये थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा अपने स्पीड में। हमें थ्रू आउट द पेपर अपनी स्पीड को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा स्पीड भी अच्छी बात नहीं है और बहुत कम स्पीड भी अच्छी बात नहीं है।
इन चीजों को सिंक्रोनाइज करके चलना होगा, क्योंकि स्पीड ज्यादा कर दोगे तो कैलकुलेशन होने की संभावना ज्यादा होगी, और स्पीड बहुत कम रखोगे तो पेपर पूरा अटेम्प्ट कर नहीं पाओगे। तो ये हैबिट डेवलप कैसे होगी? कंट्रोल योर स्पीड। ये डेवलप होगी जब तुम घर बैठ करके ना अपना होमवर्क सॉल्व कर रहे हो ना, तो टाइम लिमिट में करना शुरू करो। जब तुम टाइम लिमिट में अपने होमवर्क को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड कंट्रोल होने लग जाएगी। तो हमें इन सब चीजों पे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना होगा। अगर आप ये सारी चीजें अपनी स्टडीज में इन्वॉल्व कर देते हैं आज से ही, सुन लेना ध्यान से, इससे पहले भी तुमने कई सारे वीडियो देखे होंगे, मैं जानता हूं। वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा भाई, ये चीजें जो बताई जा रही है ना, इनको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। वीडियोस देख लिया, एक दो दिन फॉलो कर लिया, फिर उसी अपने पुराने रूटीन पर आ गए, मत देखो यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, जो बताया है ना, ये इन पर वर्क करो, जरूरी है। क्या तुम ये ताने सुनना चाहोगे कि कल लोग तुमसे कहें कि ये एक्सक्यूज दे रहा है? कोई नहीं सुनेगा अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसलिए आज सही वक्त है अपनी गलतियों को सुधार करने का। और प्लीज उन्हें सिली मिस्टेक्स मत बोलो, दीज आर द सीरियस मिस्टेक्स। और कहते हैं ना, जहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये वही कहानी है। बिल्कुल अलर्ट रहना है भाई प्रिपरेशन के दौरान। हर एक एक मोमेंट, हर एक एक स्टेप आपके लिए जरूरी है यार। आप कैजुअल बिहेवियर कैसे शो कर सकते हो? ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? डरना नहीं है, ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं स्ट्रिक्टली कि प्लीज यार फॉलो करो, ये आलस मत दिखाओ। कोई नहीं आएगा जो तुम्हें उठाएगा और कहेगा कि इस जंग में लड़ो। तुम्हें ये अकेले खुद ही जंग लड़नी पड़ेगी, खुद ही अपनी गलतियों में सुधार करना पड़ेगा। तो किसी का इंतजार मत करो, तुम ही हो जो अपने जीवन को बदल सकते हो, और कोई नहीं बदलने वाला। ठीक है, चलिए मुलाकात करेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।